Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to your own channel UPSC CAPF with हिमांशु वत्स। तो ये हमारी साइंस की लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 2 है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का पार्ट 2 है जिसके अंदर हमने CAPF 2022 के साइंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब पार्ट 2 के अंदर बचे हुए 12 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टोटल 25 क्वेश्चंस थे साइंस के जो कि 2022 के अंदर CAPF के एग्जाम के अंदर आए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग वीडियो बन जाती है, 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है एक ही वीडियो के अंदर, इसीलिए मैंने इनको 2 पार्ट्स के अंदर बनाया है ताकि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो और मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो इसीलिए इस पार्ट के अंदर हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर आपको ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना पहला पार्ट देख सकते हो एंड देन उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट जो है वो भी देख सकते हो। एंड अगर आपने पॉलिटी की सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो पॉलिटी के अंदर मैं 2022 के और 2021 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। आप उन दोनों को वीडियो को देख सकते हो। पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट बन गई है, साइंस की अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी। ठीक है, सो वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये देखो मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश के अंदर भी हिंदी के अंदर भी। मेरी हिंदी थोड़ी उतनी ठीक है नहीं, साइंस में तो बिल्कुल ही बेकार है। तो जिनका हिंदी मीडियम है वो आप अपना देख सकते हो, यहाँ से सोल्व इसी तरीके से होंगे क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। तो ऐसा डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। देखो इसको दो तरीके से देखो। एक तो ये कि आपको आता है, अगर आपको आता है तब तो पता ही है कि इसका आंसर क्या है, जनरेटर। एक जनरेटर वो होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल शादियों के अंदर आपने देखा होगा कि जो जनरेटर लगे होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक चीज होती है मोटर, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को लेती है और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं मोटर। दूसरा केस देखते हैं, आपको नहीं आता, उस केस में आपके 2 ऑप्शन तो बच जाएंगे। ठीक है, यहां देखो मीटर लिखा है, यहां पे मीटर लिखा है। अब मीटर क्या होता है कुछ भी नहीं पता आपको, वोल्ट मीटर क्या है, मीटर क्या है, बट इतना तो पता है कि घरों में जो मीटर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ रीडिंग ले रहे हैं। तो एक मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि रीडिंग लेता है सिर्फ। ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर है वो हमारा क्या कर रहा है, जैसे वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, ये क्या कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं। तो ये कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी, ये सिर्फ रीडिंग ले रहे हैं। तो वोल्ट मीटर कट गया, एमीटर कट गया, ये तो हो ही नहीं सकते। अब सारा खेल बचता है मोटर पे और जनरेटर पे। अब थोड़ी बहुत नॉलेज आपको चाहिए कि 50-50 तक हम ला दिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया जनरेटर, जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, और मोटर जो होगी वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 2 मीटर, व्हाट इज द पावर, क्या होगी। तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर, आपको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। तो कोई भी एक लेंस, उसकी पावर निकालते कैसे हैं, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर, 1/2 कितना हो गया, 0.5, यानी कि आंसर में 0.5 आएगा, यानी कि ये गया। अब खेल बचा प्लस 0.5 डायोप्टर या फिर -0.5 डायोप्टर। तो ये पढ़ो, कनकेव लेंस, ये नॉर्म होता है, कन्वेंशन होता है कि कनकेव लेंस की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी और कन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं पता, चलो आपको नहीं पता कनकेव लेंस की पॉजिटिव है, कनकेव लेंस की नेगेटिव है, इतना तो पता होगा। आपकी जो आंख है, जैसे मेरी आंख है, आपको क्या है, आपको है मायोपिया, यानी कि आपको दूर का नहीं दिखता, और ऐसे में आपको जो लेंस लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं कनकेव लेंस। ठीक है, और आपको ये तो पता है कि आपकी पावर कितनी है, -0, -0.5, -1, -2। ठीक है, तो ये माइनस लग रहा है, और आपका लेंस कौन सा, कनकेव लेंस। नहीं भी पता ना आपका कौन सा लेंस है, अपना चश्मा उतारो और चेक करो उसको। ठीक है, जिनको चश्मा नहीं लगा हुआ उनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, उनको तो क्या ही बताया, बट जिनका चश्मा लगा हुआ वो देख सकते हैं। लेंस को देखो खुद ध्यान से, ये जो लेंस है, जो कनकेव लेंस है, ये ऊपर से चौड़ा होगा और बीच में से भिड़ा होगा। ठीक है, वेराज कन्वेक्स लेंस क्या होता है, बीच में से मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है। ठीक है, तो ये आप जब छू के देखोगे आपको पता चल जाएगा। और आपका अगर पावर का नंबर नेगेटिव है, मैंने तो ऐसे ही सोल्व किया था, देखो इसको मेरे को याद नहीं था कनकेव लेंस नेगेटिव होता है, कन्वेक्स पॉजिटिव होता है, बट मैंने सोल्व ऐसे ही किया था इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट कब होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि कोई वायर है, उस वायर के अंदर से करंट जा रहा है। शॉर्ट सर्किट तब होगा जब उसमें करंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो वायर ही जल जाए, सारे वायरिंग जल जाएगी और आग लग जाएगी, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ये कब होता है, जब करंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए। देखो ऑप्शंस को ध्यान से देखो, अगर आपको नहीं पता है, एक बोल रहा है इंक्रीज शार्पली, एक होता है डिक्रीज शार्पली, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, रिमेन्स सेम भी हो सकता है, बिकम 0 भी हो सकता है, बट अगर आपको नहीं पता है तो, जब पता है तब तो आंसर हो गया कि इंक्रीज शार्पली, बट नहीं पता है तो कैसे लगाने की कोशिश करोगे, आपको लगाना ही है ऐसा क्वेश्चन मान लो। तो ये देखो, एक में कह रहा है इंक्रीज शार्पली, एक में कह रहा है डिक्रीज शार्पली।
ऑप्शंस को देखें तो ये दोनों नहीं होंगे, इन्हीं दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। अब वो थोड़ा बहुत आपकी गेसिंग और आपके लक पे भी डिपेंड करता है आपने क्या लगाया, बट ऐसे हम एटलीस्ट दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स को देख करके, ये वर्ड्स का ही गेम है सारा का सारा। कहीं पे आपको लिखा गया है कि ये वाली चीज़ इंक्रीज करेगी, कहीं पे लिखा ये वाली चीज़ डिक्रीज करेगी, इसका मतलब ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई सा एक आंसर है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया इंक्रीज शार्पली। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एक न्यूमेरिकल है, जो कि फिजिक्स का ही न्यूमेरिकल है। छोटे मोटे न्यूमेरिकल आई जाते हैं, आपको छोटा मोटा फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, इतना तो चलता है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूले आते हैं, हाफ mv² p = mv, इस तरह के, या फिर जो कुलम का फॉर्मूला होता है, चार्ज और कुलम का फॉर्मूला होता है करंट का, एक फॉर्मूला अपना v = IR होता है। ये छोटे मोटे फॉर्मूले लगते हैं, प्रेशर = फोर्स/एरिया, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन भी लग जाती हैं कई बार, ठीक है। तो ये कह रहा है लीनियर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी पे कितना चेंज आएगा। देखो लीनियर मोमेंटम होता है p = mv और काइनेटिक एनर्जी होती है k = ½ mv², ठीक है। ये हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम को बोल दिया 2 टाइम्स। अब मास तो कांस्टेंट है, लीनियर मोमेंटम 2 टाइम्स हो गया, मतलब वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम्स हो गई, वेलोसिटी बढ़ के क्या होगी 2v, और वेलोसिटी अगर हमारी डबल हो जाएगी तो v का स्क्वायर हो जाएगा 4v²। समझ में आ गया। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारी कितने टाइम बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 गुना बढ़ गई। तो आंसर क्या आ गया 4, ठीक है। अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना थोड़ा सा डाउटफुल है। कुछ का आंसर की में कैल्शियम ऑक्साइड गिवन है, कुछ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मेरे को लगता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा आंसर। क्यों? क्योंकि कहीं पे मेरे को याद आ रहा है एनसीईआरटी में लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती हैं जो कि बोथ एसिड और बोथ बेस के साथ रिएक्ट करती हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें कुछ एलिमिनेशन का कुछ था नहीं, तो मैंने जो है आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी व्हेन बेकिंग सोडा। देखो इसमें सिंपल सा है, बेकिंग सोडा आपको पता होना चाहिए क्या है, और सॉफ्ट एंड स्पंजी क्यों बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो बेकिंग सोडा क्या है ये पता होना चाहिए, और दूसरा सॉफ्ट एंड स्पंजी ब्रेड क्यों बनता है, ठीक है। कोई भी एक ब्रेड जो होता है ना उसमें बोलते हैं ना कि बेकिंग सोडा डाल दिया तो उसकी वजह से उसके अंदर वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा स्पंजी टाइप से हो जाता है, थोड़ा बुलबुले टाइप से उसके अंदर बन जाते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। वो कैसे होती है? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है ना, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे ना आंसर को ये लगा के आए हैं, बट ये आंसर नहीं है, ये तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। वो पूछ रहा है कौन सी चीज है जो कि सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाएगी, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों? क्योंकि ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये बेकिंग सोडा ये टूटेगा ना जब, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो खाने को जो वो है आटा, उसको क्या बनाएगा? सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे लोगों ने ये लगाया लेकिन गलत है ये आंसर, ठीक है। देन बोरेक्स, बोरेक्स के बारे में अब ये छोटी, ये तो देखो कई बार नाम आ जाते हैं पूछने के लिए कि बोरेक्स क्या है, सिनेबार क्या है, ठीक है, जर्मन सिल्वर क्या है, ब्रोंज क्या है, तो ये तो याद करनी पड़ेंगी चीजें। बट बोरेक्स के अंदर देखो ये चीज देखो, कार्बोनेट इससे कुछ नहीं निकल रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो दो, एक सोडियम पोटेशियम है, एक कैल्शियम मैग्नीशियम है, ठीक है। इससे भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों एक टाइप के हैं, ये दोनों एक टाइप के हैं, तो ये तो पता ही होना चाहिए। जो बोरेक्स होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, मेरे को पता था एग्जाम के अंदर, आपको भी पता होना चाहिए। सारी चीजें एलिमिनेशन से नहीं होती है, कुछ नॉलेज भी चाहिए आपको, ठीक है। तो बोरेक्स जो है उसके अंदर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी आते हैं सीएपीएफ में, सारे मोस्टली क्वेश्चन आपको 6 to 10th के एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत होता है 1-2 क्वेश्चन कोई आ गया जो बाहर से आ गया, वो भी 12th की एनसीईआरटी से आ जाता है, केमिस्ट्री में पॉलीमर्स, और बस यही है, केमिस्ट्री में पॉलीमर्स, और एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसका क्वेश्चन कई बार एनवायरनमेंट की तरह आ जाता है। अब ये 2 चैप्टर है बस, एक पॉलीमर्स, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और एक और है हाइड्रोजन का चैप्टर है केमिस्ट्री 12th में, जिसके अंदर परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो बताई हुई है, तो एक बार वो भी देख लेना। इसके अलावा बाकी सब 6 to 10th के एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिनेबार, जैसे मैंने अभी बताया आपको ये नाम वगैरह आ जाते हैं तो आपको फिर याद ही करना पड़ेगा। सिनेबार जो होता है ना वो होता है HgS, और Hg क्या है? मरकरी। तो यानी कि किसका और है? तो मरकरी का और है, ये तो याद करना है, इसमें कुछ है नहीं। ऐसे कई सारे और हैं, बॉक्साइट है, एंथ्रासाइट है, देन आपका मेलाचाइट होता है एक, ठीक है, और आपका क्रोमाइट भी आता है, कई बार पूछा जाता है।
कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट पूछा जाता है, जिप्सम के बारे में पूछा जाता है, सिनेबार पूछा जाता है, गैलेना लेड का होता है वो पूछा जाता है आपसे, ब्रास क्या है, ब्रोंज क्या है, जर्मन सिल्वर क्या है, ये नाम है सारे एनसीईआरटी में गिवन है, आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और क्वार्ट्जाइट पूछा जाता है, क्वार्ट्ज पूछा जाता है, उसमें क्या है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे और हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में सारे गिवन है, 6 to 10th में भी और ज्योग्राफी में भी मिल जाएंगे, ये नहीं मिलेगा, कुछ कुछ मिल जाएंगे ज्योग्राफी में, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना व्हाइट गोल्ड। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आया था ना, मैंने तो छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, कुछ इसमें हो नहीं रहा है, कोई ना कोई एलिमिनेशन लग रही है, ना ही मेरे को ये आता है। मैं घर से जर्मन सिल्वर पढ़ के गया था, ब्रास पढ़ के गया था, ब्रोंज पढ़ के गया था, और भी कई सारे एलॉय पढ़ के गया था, बट ये व्हाइट गोल्ड कभी नहीं सुना था मैंने, और ये एग्जाम में आ गया। व्हाइट सिल्वर भी होता है, वो भी पढ़ के गया था, लेकिन व्हाइट गोल्ड मुझे नहीं पता था क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं पता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पता लगा सकते हैं कि गोल्ड 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 सब में है, ठीक है। पैलेडियम पैलेडियम पैलेडियम, तो यानी कि इसको काट दो, इन तीन में से कोई सा एक आंसर होगा, इससे ज़्यादा ये हो नहीं पाएगा आगे। बाकी निकल और कोबाल्ट और मैग्नीशियम, इसको भी काट दो, क्यों, क्योंकि निकल और कोबाल्ट ये दोनों सेम टाइप के एलिमेंट हैं, और मैग्नीशियम टोटली डिफरेंट टाइप का एलिमेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम अपना सिंपल एलिमेंट है, और ये तीनों जो है वो कौन से आते हैं, तो जो अपने वो पढ़ते नहीं यार, अपने 10th के बाद जो हम पढ़ते हैं 11th 12th में, वो निकल, कोबाल्ट, आयरन, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सारे हम 10th के बाद पढ़ते हैं, ठीक है। और जो 10th के पहले पढ़ते हैं वो अपना कैल्शियम तक होता है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, एलिमिनेशन ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे काट सकते हो। मैंने भी काटा था एग्जाम में, छोड़ दिया था वैसे तो आंसर ये, बट स्टिल 50-50 तक मैं भी पहुंच गया था। गोल्ड 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 सब में सेम है, पैलेडियम 3 जगह सेम है, प्लेटिनम को काट दो, 3 में से कोई सा एक होगा। अब देखो मैग्नीशियम है, निकल है, कोबाल्ट है, होने को मैग्नीशियम भी हो सकता है, जब नहीं पता रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। तो मैग्नीशियम निकल और कोबाल्ट से डिफरेंट है, निकल और कोबाल्ट सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और जबकि मैग्नीशियम टोटली डिफरेंट है, तो मैग्नीशियम काट दो, ओड वन आउट के तरीके से काट दिया। अब बच गए ये दो, या तो 50-50 तुक्का लगा लो या फिर छोड़ दो। तो मैंने तो छोड़ दिया था, आप तुक्का लगाओगे, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आंसर इसका ए है, ठीक है। आपका कोई भी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ही किया था मैंने, तो छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। ये तो बहुत ही बेसिक रिएक्शन है जो कि गिवन है शायद 10th के एनसीईआरटी में, कि जो एल्कीन्स होती हैं उनका हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हम क्या डालते हैं, एज ए कैटलिस्ट के रूप में डालते हैं, वो निकल डालते हैं, निकल, ठीक है। वो एज ए एलिमेंट के रूप में डाला जाता है, और उससे हमारे एल्कीन्स जो होते हैं उनका हाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब उसमें और हाइड्रोजन ऐड होंगे और वो एल्कीन से अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक होता है वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी, ये एक रिएक्शन है जो कि 10th के एनसीईआरटी का, उसमें भी निकल का यूज करते हैं, तो देख लेना ही, ठीक है। इसका ये है, और कोई इसमें एलिमिनेशन है नहीं इसमें कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम। ये किस तरह का रिएक्शन है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर और टू गिव स्लेक्ड लाइम। अब ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ये दो चीजें मिलकर के एक चीजें बन गई, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। आपको बेशक ना आता हो डेफिनेशन, लेकिन ये देखो दो चीजें मिलकर एक चीज बन गई तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ो। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज, अब देखो ये भी मैंने एलिमिनेशन से ही सोल्व किया था, आता नहीं था मेरे को भी, लेकिन स्टिल मैंने इसको एलिमिनेशन से कर दिया था। देखो 3 चीजें गिवन है, पिकोमीटर पिकोमीटर पिकोमीटर, इसका मतलब नैनोमीटर गलत है, ठीक है, हटा दो। दूसरी चीज 37 यानी कि आंसर 37 में से ही है, तो मैंने क्या किया, बी आंसर लगा दिया, और यही ठीक है। एनसीईआरटी में गिवन है, कहीं छोटे से बॉक्स में गिवन है, देख लेना कहाँ पे गिवन है। हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 37 पिकोमीटर। मैं फिर बता रहा हूँ कैसे सोल्व किया। पहले तो ये देखा 37, ठीक है, 2 बार 37 यानी कि ये दोनों तो गए, इन दोनों में से तो होगा नहीं। अब उसके बाद 3 बार पिकोमीटर है, इसका मतलब आंसर पिकोमीटर होगा, तो 37 पिकोमीटर, ठीक है, आंसर लगा दिया इस तरीके से। थोड़ा एलिमिनेशन से ही लगाना, बहुत सारे लोग 57 बता रहे थे, कोई 17 बता रहा था, किसी ने कुछ लगाया था, बट आंसर 37 है, ठीक है। यूपीएससी एनसीईआरटी की बात मानता है, किसी इंटरनेट की और किसी वेबसाइट की बात नहीं मानता है, ठीक है। देन ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमारे 2022 के अंदर देखने को मिले। 12 क्वेश्चन ये हो गए और 13 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किए थे। तो ये टोटल हमने CAPF 2022 के जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे, टोटल 25 सारे के सारे डिस्कस किए। जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बताया। एलिमिनेशन भी बताने की कोशिश करी, मैंने क्या आंसर लगाया वो बताने की कोशिश करी, ताकि एग्जाम में सोचना कैसे है आपको ये आइडिया लग जाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपने पढ़ा क्या है, उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है उस 2 घंटे के अंदर आप सोचते क्या हो,
ठीक है, कितना सोचते हो, आपका दिमाग कितना चलता है। पढ़ के गए बहुत ज़्यादा और वहाँ जाकर के सो गए, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ दिमाग खोलना, चाहे कुछ भी पढ़ के ना गए हो। ठीक है, तो वही चीज़ करनी है। मोस्टली क्वेश्चन आपके इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते हो बट स्टिल जो नॉन सब्सक्राइबर की संख्या है वो अभी भी 70% से ज़्यादा है, तो पता नहीं अब क्यों ऐसा हो रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बाकी आप लोगों को लगता है कुछ और सजेशन है कि ये चेंज और कर लो या ये भी चीज़ कर, मतलब ये हमें चाहिए ऐसा कुछ करो, तो वो भी करेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर साइंस को भी पैरेलली शुरू कर दिया जाए, तो मुझे भी लगा कि पैरेलली शुरू करना ठीक है, दो चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी। पॉलिटी पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। ठीक है, सो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पॉलिटी का ही अगला जो सीरीज का जो थर्ड ईयर है यानी कि 2020 उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अपनी एक साइंस की करेंगे, फिर एक पॉलिटी करेंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप वीडियोस को देखते रहो एंड अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो अपना करते रहो एंड अपनी जो भी रिवीजन है वो करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।